इन्वर्टर में 11th में पढ़ा था, अब डिटेल में चर्चा कर लीजिए इसकी। गुडविल है सर रेपुटेशन इन रुपीज़, किसी बिजनेस की रेपुटेशन कैलकुलेट करना, ये चैप्टर में सीख रहे हैं सर, जो कि थियोरेटिकली सोचा जाता है पॉसिबल लग रहा है। एक बिजनेस की रेपुटेशन कितने करोड़ है, कितने लाख रुपए है, हम कैसे बता सकते हैं? इस चैप्टर के थ्रू हम बता सकते हैं। गुडविल तभी कैलकुलेट की जाती है जब मर्जर हो रहा या एक्विजिशन हो रहा। मर्जर मतलब दो कंपनी मिलकर एक बन जाती हैं, जैसे वोडाफोन और आइडिया। एक्विजिशन मतलब जब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को खरीद रही होती है, जैसे फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा खरीद लिया, तो तब गुडविल की वैल्यूएशन लगाई जाती है कि कंपनी के रेपुटेशन की वैल्यू कितनी। ऑब्वियसली हर एसेट हर लायबिलिटी की वैल्यू लगाई जाती है, क्योंकि एसेट जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखते हैं, हमें लेटेस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, आज की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए हर एसेट की दोबारा से वैल्यू की जाती है इंक्लूडिंग गुडविल। तो हमने टाइमिंग सीख ली कि गुडविल कब कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट होती है, जो होती है। सर मिस्टर राम को रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना है, उन्होंने इस वाले एरिया में एक बिल्डिंग देखी हुई, उन्होंने सोचा हुआ कि यहाँ मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा, सब कुछ प्रिपरेशन कर ली थी। उसके बाद में माइंड में आइडिया आता है जब मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा, अभी मुझे कोई भी नहीं जानता, उस एरिया में जब रेस्टोरेंट है भी नहीं है, तो कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब अगर मैं भी खोलूँ तो एग्जिस्टिंग मेरा प्रॉफिट तो बिल्कुल जीरो रहने वाला है, तो प्रॉफिट हो नहीं वाला स्टार्टिंग में, कस्टमर आगे तो हो जाएगा वरना नहीं होगा, ठीक बात है। तो अगर दूसरा ऑल्टरनेटिव लें, सर नया बिजनेस ना खोल रहा है, अगर मैं पुराना रेस्टोरेंट जो चल रहा है इस एरिया में अगर मैं वो खरीद लेता हूँ, तो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो रिस्क फ्री बिजनेस करते हैं। जैसे मुझे कहीं रेस्टोरेंट खोलना है बहुत बड़ा सा, अच्छे खासे पैसे मिलते, ऑर्डर वगैरह दिए, पर चले ना चले, तो मैं क्या करूँगा, मैं कनाट प्लेस जाऊँगा और वहाँ पर मैकडी की फ्रेंचाइजी मिलेगी, 3 करोड़ रुपये दे करके मैं मैकडी की फ्रेंचाइजी ले लूँगा। 3 करोड़ रुपये सिर्फ नाम लिखने के हैं मैकडी, उसके अलावा जगह होगी और फर्नीचर वगैरह, मशीनरी वगैरह वो सब मेरा खर्चा होगा, लेकिन उसमें मैं ऑलमोस्ट रिस्क फ्री रहूँगा, क्योंकि मैकडी इतनी बड़ी ब्रांड है, ये अपने आप कस्टमर आएंगे। तो ये बिजनेस का आइडिया होता है कि मैं पैसा लगा करके, मुझे खुद गले पे बैठना भी नहीं है, तो फिर मुझे अर्न करके देता रहेगा और ऑलमोस्ट रिस्क फ्री, ऑलमोस्ट। अब तक गुडविल की वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे देखो, मैं इस रेस्टोरेंट वाले के पास जाता हूँ और उसे कहता हूँ मेरे साथ का खरीदना चाहता हूँ। अगर ये मना करता है तो बात नहीं खत्म होगी, रिश्ता नहीं है, बात नहीं खत्म होगी, कोई कैलकुलेशन होगी नहीं। अगर ये एग्री है, सोच रखा है इसमें मेरे कई सारे बिजनेस चल रहे हैं, मैं वहाँ और ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहा हूँ, तो इसे बेच करके मैं और अच्छे एरिया में खोलना चाह रहा हूँ, इसलिए ये रेडी बेच रही है। तो ये जब इसको बिजनेस खरीदेगा तो उसकी प्रॉपर्टी है, मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उसके पैसे तो देगा ही देगा ऑफकोर्स। उसके अलावा ये कहेगा कि रेपुटेशन है, उसके पैसे मुझे चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करें? इससे पूछा जाएगा कितना प्रॉफिट कमा लेते हो साल का, इसके अकाउंट चेक किए जाएंगे, वो कैलकुलेट करके आया 5 लाख, लगभग ये 5 लाख रुपए हर साल प्रॉफिट कमा लेगा। ये बिजनेसमैन अगर इसका रेस्टोरेंट खरीद लेता तो अभी खुद का खोलेगा तो 0 प्रॉफिट है, और इसका खरीद लेगा तो 5 लाख का प्रॉफिट है। मतलब अपना खोलने की बजाय पुराना बिजनेस मैं खरीद रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट होने वाला है 5 लाख पर एनम, करेक्ट? इसके रेपुटेशन के दम पे कितने साल कमा सकता हूँ, ये डिबेटेबल पॉइंट है। सिंपल सी बात है, रेस्टोरेंट में जब सब हम एज ए कस्टमर खाना खाने जाते हैं तो ओनर की शक्ल से मतलब नहीं कि ओनर कौन बैठा होगा, हम वहाँ जा चुके हैं पहले और हमें टेस्ट पसंद है, इसलिए हमारा रेगुलर जाते हैं। जब ये खरीद लेगा तो स्टाफ भी बदल सकता है, मैनेजमेंट बदल सकती है, सर्विस देने की स्पीड बदल सकती है, तो हो सकता है कस्टमर कुछ टाइम तक तो आए इसके रेपुटेशन के दम पर, उसके बाद शायद ना। तो कितने साल तक इसके रेपुटेशन के दम पर कस्टमर आए? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मान लेते हैं 3 साल। ये 3 कैसे फाइंड आउट होगा, ये डिबेटेबल पॉइंट है। मतलब ये बोलेगा सर 2 साल 3 साल आपकी वैल्यू रहेगी, अगर नहीं 10 साल तक की वैल्यू रहेगी मेरी, इतना नाम। तो ये बार्गेनिंग करके एक पॉइंट पर आएगी। बार्गेनिंग करने में हम अकाउंटेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे, बायर और सेलर ही इन्वॉल्व होगा, हम अकाउंटेंट का रोल नहीं है। इसीलिए ये जो क्लियर है वो हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा। जो कैलकुलेट करना हम अकाउंटेंट का काम नहीं होता, वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, वो कैलकुलेट नहीं करना होता,
प्रैक्टिकल लाइफ में जो अकाउंट को कैलकुलेट करना होता है, एग्जाम में भी वही कैलकुलेट करना होता है। तो 5 लाख रुपए हर साल जमा होगा 3 साल तक, आगे वो 15 लाख। ये गुडविल सिंपल सी बात समझे। अपना बिजनेस खोल के 0 कमाता, इसका बिजनेस लेने के बाद 5 लाख इंटू 3 साल तक कमाएगा 5 लाख रुपए। उसका बिजनेस खरीदने से फायदा 15 लाख का होगा ना, फायदा 15 लाख का होगा खरीदने से, 15 लाख। मुझे कोई एक्सिस्टिंग बिजनेस खरीदने से जितना फायदा मिल रहा है उतने ही पैसे उसको एक्स्ट्रा दूंगा, वही गुडविल। अब परचेजिंग होती है, इसके माइंड में ये होगा 15 से ज़्यादा कमा लूँगा, इससे 15 लाख देने को रेडी होगा। इसके माइंड में होगा 15 लाख से ज़्यादा मुझे मिलेंगे, इससे 15 लाख के लिए एग्री होगा। तो सिंपल बाय और सेल में सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होगा। मान लीजिए रिलायंस का शेयर 2200 से 2300 पे हो गया और मैं एक बंदा मिस्टर ए इसको सेल कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई बाय कर रहा होगा, मिस्टर बी ये बाय कर रहा है। मिस्टर ए सेल क्यों कर रहा है, इसको लग रहा है कि 2300 तक बढ़ गया, से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अभी घटना शुरू होगा, इसलिए ये बेच रहा है। इसलिए क्यों खरीद रहा है, इसकी थिंकिंग है कि और बढ़ेगा। समझ आ रही है बात। तो कोई भी पर्सन बाय क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन, उसका एंटिसिपेशन ये है कि फ्यूचर में रेट बढ़ेगा, इसलिए बाय कर रहा है। कोई पर्सन सेल क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका एंटिसिपेशन है फ्यूचर में घटेगा ही, इसलिए वो बेचता है। सिंपल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। बायर को लग रहा है कि गुडविल जितने रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं उससे ज़्यादा मैं कमा लूँगा, इसलिए वो अमाउंट देने को रेडी। तो सेलर उसको लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा पैसे ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए वो देने को रेडी। हमारा काम क्या है कि गुडविल कैलकुलेट करना। ये प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, ये ईयर क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, हमें मल्टीप्लाई करना। इजी है, बिल्कुल इजी है। अब आगे सर ये 5 लाख क्या चीज़ है, ये 5 लाख इसका प्रॉफिट है। सर बिजनेस कोई सैलरी नहीं होती तो हर साल फिक्स मिलेगा। मान लेते हैं 1 अप्रैल 2023 इस ईयर में ये परचेजिंग की बात हो रही है, एक्विजिशन की बात हो रही है। तो जो मिस्टर बी है जिसका बिजनेस खरीदने वाले हैं, उससे पूछा जाएगा आपने 2022-23 में कितना कमाया, उसने कहा 5 लाख। जरूरी है सेम भी सेम कमाया, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। मान लेते हैं 6 लाख 2020-21 इसमें भी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो थोड़ा कम हो। मान लेते हैं 4 लाख। हर साल से प्रॉफिट इक्वल नहीं रहता, कभी ज़्यादा भी होता है कभी कम भी होता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, अंदाजे से 3 साल या 5 साल का एवरेज लिया जाता है। 3 साल में से इतना कमाया, इस अगर हम तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये पता लग जाएगा कि ऑन एन एवरेज बाय एनम कितना कमाता। वही एक्सपेक्टेशन होगी कि आने वाले टाइम में भी ऑन एन एवरेज इतना ही कमाएगा। अब ये एवरेज कितने साल का करना है सर, 3 साल 5 साल, ये भी डिबेटेबल इशू है। बायर और सेलर मिल करके डिसाइड करेंगे, हम अकाउंटेंट का रोल नहीं है इसमें। इसलिए ये बात भी क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होगी, ये एवरेज कितने ईयर्स का करना है, 3 इयर्स का, 4 ईयर का, 5 ईयर का, 6। फिर होगी बात, तो हमारे पास क्या अवेलेबल होगा सर, 3-4 साल के प्रॉफिट अवेलेबल होंगे। हमें सिंपल एवरेज करना जो हमने स्टैटिस्टिक्स में सीखा हुआ, मैथमेटिक्स में सीखा हुआ, सब को ऐड कर दिया, जितनी आइटम ऐड करी हैं उसी नंबर से डिवाइड। ये क्या आया, एवरेज प्रॉफिट आया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ईयर से तो एक्जेक्टली गुडविल आएगा। फिर होगी जी बात, क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 25 पहला क्वेश्चन। लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज, मतलब जो ईयर है वो 3 है इस क्वेश्चन के अंदर, ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, हमें 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है। प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 4 साल का। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट
मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइड बाई 40 कर सकते हैं आप लोग। आप टोटल बताएं इन चारों का वोटिंग करो। ओके आप अपना डिवाइड करके कितना है? आंसर होगा जी। पढ़ सकते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ें। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। इसमें भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है। और 4 years एवरेज प्रॉफिट, इसमें भी 4 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज करना है। प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 4 सालों में। तो लग रहा है पूरा क्वेश्चन सेम ही रिपीट हो गया। तो डिफरेंस दिख रहा है 2019 में सर लॉस है। देखिए मेरे आंसर में क्या चेंज आने वाला था। देखिए यहाँ प्लस की जगह माइनस, क्योंकि लॉस सिर्फ इतना सच है, बाकी पूरा क्वेश्चन से दूसरा टोटल पता है कितनी आंसर होना है डिवाइड करें। उसी फाइनल आंसर होता है लॉस आ जाए तो हमें घबराना नहीं है सर, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, रूट वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि लॉस है तो इग्नोर कर दो। तो ऐसा नहीं कि 4 साल को ऐड करना है तो ऐड ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। लॉसेज आर नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट। जो रूल प्रॉफिट के लिए है वही रूल लॉस के लिए है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है। क्वेश्चन 3 पे आए हैं। क्वेश्चन 3 में आपकी इंग्लिश चेक की जा रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज। ये क्या है 1.5 years परचेज? मतलब ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो लास्ट टाइम 3 थे, इस बार 1.5। 1.5 डेढ़ हो गया ना, ईयर ऑफ परचेज 1.5। आगे ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट करना है। तो मतलब डिवाइड में 3 आने वाला। तो क्या प्रॉफिट पहले साल का 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लिख दिया गया। उसके बाद लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर। कितना प्रॉफिट सेकंड ईयर का? 2 लाख। क्या लिखा है? ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का ट्वाइस। पहले साल 1 लाख था तो अब हो गया उसका ट्वाइस 2 लाख। इजी है बिल्कुल। उसके बाद लिखा हुआ मान लो कितना थर्ड ईयर का 3 लाख का लिखा हुआ। थर्ड ईयर में ध्यान से पढ़ें। 1.5 times ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख का 1.5 टाइम्स, 2 लाख का 1.5 गुना, 3 लाख हो जाता है। 2 लाख का 1.5 गुना 3 लाख। आगे कृष्णा टोटल बताया न्यूमरेटर का
आदित्य बता डिवाइड कितना है 2 लाख। क्वेश्चन में आंसर होता है से 2 लाख into 1.5 3 लाख सही है। 3 लाख रुपए पढ़े आगे। चैप्टर की वेटेज 2 से 3 नंबर की है। एक बार इंडेक्स निकाला है। पहला पेज कंटेंट्स, चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है, 3 मार्क्स का है। वेटेज लिखी हुई मैंने पेज नंबर के बराबर में, तो करेक्शन कर ली। चैप्टर नंबर 5 है रिटायरमेंट, उसकी वेटेज लिखी हुई है 8 मार्क्स, 6 कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 डेथ, उसकी वेटेज लिखी है 4 नंबर से 6 नंबर कर लीजिए। चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसकी वेटेज लिखी हुई है 8 मार्क्स से 16 कर लीजिए, 16। चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसकी वेटेज लिखी हुई है 16, उसको 8 बना दो, 8। चैप्टर 5 6 नंबर का हो गया, चैप्टर 6 6 नंबर, चैप्टर नंबर 8 16 मार्क्स, चैप्टर नंबर 9 8 मार्क्स। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 140% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब नंबर केस परचेज की जगह 140% का सर सिंपल सी मतलब है 1.4 टाइम्स, 40% बढ़ा देना। 140% का मतलब मान लीजिए 10,000 रुपये, मैं उसका 140% कर देता हूँ तो वो 14,000 का बन जाता है। 40% बढ़ाना, 1.4 टाइम्स कर देना। पिछले क्वेश्चन में 3 टाइम्स था या 1.5 टाइम्स था, इधर 1.4 टाइम्स है। तो ईयर्स ऑफ परचेज परसेंटेज में भी दे रखा होता है इस तरीके से। ठीक है, ऊपर थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करवाएंगे, डबल करवाएंगे आपसे। क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट कर दो पिछले 4 साल का, फिर पिछले 6 साल का, और जो आंसर छोटा है उसको लेना अपने मेन आंसर। आई रिपीट, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 140% करना है एवरेज प्रॉफिट का। कौन से वाले एवरेज प्रॉफिट का? कहता है 4 साल का एवरेज निकालो पहले, फिर एवरेज निकालो 6 साल का, और जो छोटा है उसको लेना मेन आंसर। अच्छा, खुद माइंड लगाओ बिना सॉल्व करे, एवरेज किसका छोटा आएगा, 4 साल वाले का कि 6 साल वाले? गलत, 6 साल वाले। ये भी गलत, प्रेडिक्ट किया जा सकता। देखो, अगर जो 5वां और 6ठा साल उसमें प्रॉफिट ज़्यादा तो उसका एवरेज ज़्यादा आएगा। अगर 5वां और 6ठा साल है उसमें प्रॉफिट कम है बाकी ईयर्स के मुकाबले, उसका एवरेज कम आएगा। तो पहले से हम नहीं लगा सकते आइडिया, सोच के देखो। 4 साल में प्रॉफिट ऐड 4 बार होगा, ठीक। 6 साल वाले में प्रॉफिट ऐड 6 बार होगा, तो न्यूमरेटर तो 6 वाले में ज़्यादा आएगा न्यूमरेटर, लेकिन 6 पर डिवाइड तो बड़े फिगर से होगी 6 से, और 4 वाला सिर्फ 4 से डिवाइड हो रहा। इसलिए पहले से कि मतलब कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, कोई इसका रूल नहीं है तुम पहले से बता सकें कि 4 ईयर्स का कम आएगा कि 6 ईयर्स का कम आएगा। कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा। कैलकुलेट कर रहे हैं पहले 6 ईयर्स का। आपके वाली मुझे बताओ कितने ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है? 7 ईयर्स का दे रखा है सर प्रॉफिट। यहाँ पर यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है 7 ईयर्स का, लेकिन हमें चाहिए एक बार 4 साल का और एक बार 6 साल का, मतलब एक ना एक ईयर्स में एक्स्ट्रा दे रखा है।
तो अब कौन सा ईयर स्किप करना, यहाँ मान लगाना है। 2009, 11, 7, 12 मिक्स करके दे रखे हैं ईयर्स, तो कौन सा स्किप करें, यहाँ मान लगाना है। क्या लगता है आपको, अपनी प्रेडिक्शन बताइए। 2012 मिस करना चाहिए, का आंसर ये है 6 मिस करना चाहिए। वजह बताएं अपने जो आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल लॉजिक सही है जी, ये भी बिल्कुल प्रीवियस 4 साल बोले हैं जी, तो बिल्कुल जस्ट पिछले 4 साल लो ना, ये लॉजिक बिल्कुल सही है। दूसरा वजह सुनिए देखिए सर 2023 में कितना कमाएंगे, कि 2022 के प्रॉफिट से ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा या 2022 से ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा? 2022 जितना लेटेस्ट ईयर लेंगे वो ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्ट करेगा आने वाले सालों को, जितना पुराना ईयर होगा उतना कम प्रिडिक्ट कर पाएगा। ये भी वजह है कि लेटेस्ट ईयर लिया जाता है, अर्लीस्ट नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में आ जाए कि ज़्यादा एक्स्ट्रा ईयर दे रखे हों और हमें कम चाहिए, तो पुराने वाला ही स्किप करना, ओल्डेस्ट वाला स्किप करें, लेटेस्ट वाला कंसीडर करें। ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट ईयर इस क्वेश्चन के अंदर वो है 2012। 2012 का प्रॉफिट ले रहे हैं 80,000। उसके बाद 2011 का 60,000, 2010 का 1,10,000, 2009 का 50,000, 2008 का 1 लाख, 2007 का 70,000। आशीष आपके बारे में टोटल बताएं मेरे को। जब एवरेज उम्र 4 साल का, तो लास्ट के 2 ईयर छोड़ दूंगा। हाँ जी आशीष बताएं। 4,70,000। बाकी सब सहमत है इनसे? डिवाइड करके कितना आएगा बताएं। Seven, eight, three, five, zero. Sorry, टोटल बताएं जा रही है 3 लाख। यस, डिवाइड करके कितना है? इन दोनों में से कौन सा कंसीडर करें तो मेरा आंसर करिए आप बताएं। 75,000 वाला जो लोएस्ट वाला, इधर सॉल्व करके आंसर बताएं। ऊपर देखें। क्वेश्चन में सर क्या नया सीखा कि 2 ईयर का अलग अलग एवरेज निकलवाया जा सकता है हमसे, और जो लोएस्ट वाला हो या हाईएस्ट वाला हो, जो भी क्वेश्चन बोले वो कंसीडर करना होगा हमें। ध्यान रहे लेटेस्ट वाले ईयर कंसीडर करने हैं और पुराना ईयर इग्नोर करना है। 1 लाख 5। हाँ जी 1 लाख 5। उस क्वेश्चन में देखा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जगह 140% ऐसा लिखा हुआ था, तो हमने वैसे कैलकुलेशन कर दी जैसा क्वेश्चन बोले।
और कर लेते हैं लिखेंगे बोर्ड पर। तो इसमें नाम का एवरेज तौर पर कैलकुलेट कर रहे हैं। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ये दे रखा है। एक ईयर हुआ 5 लाख, एक ईयर हुआ 17 लाख और एक ईयर हुआ 6 लाख। तो इसके प्रॉफिट कंसीडर करते टाइम ध्यान से देखिए। तो ईयर 11-12 आगे तक बोल के देखें यशस्वी आपका जो ईयर 11-12 है उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रखा है बाकी ईयर्स के मुकाबले। मतलब नॉर्मली इसका प्रॉफिट 5-6 लाख के आसपास होता है, इस ईयर 17 लाख। उसके बुक्सों का काम जब डिटेल में देखें तो ये देखा कि इस साल इन्होंने अपनी जो पुरानी बिल्डिंग बेची थी 10 लाख के प्रॉफिट, 10 लाख इसलिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया और वो बिल्डिंग ना बेची होती तो प्रॉफिट 7 लाख होता है। करेक्ट। अब देखिए मैं खरीद रहा हूँ रेस्टोरेंट का बिजनेस, तो मैं जानना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट के बिजनेस से उसने कितना कमाया। उस बिजनेस के ऑनर ने कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमा लिया, कोई फर्नीचर बेच के पैसा कमा लिया, कोई बैंक में इंटरेस्ट से पैसा कमा लिया, तो मुझे उस इनकम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे रेस्टोरेंट के बिजनेस से ही लेना देना है। अब हम इसके प्रॉफिट को रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे। ये जो प्रॉफिट दे रखा होता है नेट प्रॉफिट होता है, बट हमें नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। छोटा सा टॉपिक था चैप्टर नंबर 18 11th क्लास में, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स माइनस COGS, इसको ग्रॉस प्रॉफिट बुलाते हैं, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम, तो नेट प्रॉफिट आता है। करेक्ट। तो हम चाह रहे हैं कि हमने ये प्रॉफिट दे रखा है, बट हमें क्या चाहिए, तो ये वाली इनकम नहीं होनी चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, इनकम जुड़ी हुई नहीं हो, एक्स्ट्रा वाली इनडायरेक्ट वाली जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो हमें इनकम नहीं चाहिए। ठीक। ये बिजनेस में क्या कहता है कि अच्छा अगर तुम 10 लाख का प्रॉफिट हटा रहे हो तो काम ये करो, इस साल गोदाम में आग लग गई थी, 2 लाख का नुकसान हो गया था, हो गया था मतलब ही उस लॉस को भी कंसिडर मत करो, तो वहाँ नहीं रखती तो प्रॉफिट कितना होता है इस साल 7 लाख का होगा। तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से भी वो एक्सपेंस हटाने हैं जो रिकरिंग नेचर के नहीं, अब नॉर्मल रीजन वाले हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, चैरिटी, लॉस बाय थेफ्ट, एसेट, डोनेशन, चैरिटी। ठीक। अब हमें करना क्या, अब हमें मतलब ग्रॉस इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो नेट प्रॉफिट आता है। तो मैंने इसी को लिखा है, बस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है। और अब मुझे ना ये वाला प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बोला, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते तो ये आया। ठीक है। क्वेश्चन में रखा होगा ये, और हमें यहाँ पहुँचना है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो नेट प्रॉफिट निकलता है। और हमें ये जानना है, तुम दोनों को धर लेना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मैं क्या करूँगा, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये बात मैं लॉजिकल एग्जांपल समझ लिया। 17 लाख के प्रॉफिट 10 लाख का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, बिल्डिंग बेच लेगा, उस प्रॉफिट को हटाओ, माइनस कराना है प्रॉफिट को, इनकम हो एक्स्ट्रा वाली या नॉर्मल वाली माइनस करो, एक्सपेंस देखिए अब नॉर्मल वाला उसको प्लस करो। तो हमारा एक्सपेंस प्लस क्यों कर रहे हैं, उल्टा काम क्यों कर रहे हैं। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, वो कह रहा 2 लाख का लॉस जुड़ा हुआ है, इसमें उसको हटाओ, तो 7 लाख का हो जाएगा ना। 7 लाख कैसे आया, ऐड करके तो आया। ये मैं समझा रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि हमें यहाँ पर उल्टा काम करना, इनकम को घटाना और एक्सपेंस को बढ़ाना। एक्सपेंस दिखे तो प्लस करना है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हो चुका है,
इनकम दिखे तो माइनस करनी है, क्योंकि प्लस ऑलरेडी हो चुकी, रिवर्स जा रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो अगर क्वेश्चन में कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दे रखा, मैं बता दे रहा हूँ भी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के क्वेश्चन बहुत कम है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत कम है। ये इसका यूज़ है जब किसी के गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी बिजनेस की वैल्यूएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ना ग्रॉस प्रॉफिट कंसीडर किया जाता, ना नेट प्रॉफिट कंसीडर किया जाता, तब कंसीडर किया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सिर्फ गुडविल के टाइम पर ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर बहुत सारे अबनॉर्मल आइटम्स जुड़ी हुई हैं, उसको हम करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और सही प्रॉफिट जानेंगे। देखा, कैलकुलेट करें गुडविल एट 2 years परचेज of average profit of past 7 years। past 7 years का प्रॉफिट दे रखा है, कुछ आ गया आपका 50,000 रुपये, क्या करें, प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये लॉस नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट तो 1.5 लाख रुपए आता ना, इस लॉस में से प्रॉफिट घट गया, तो ये अब नॉर्मल रीजन है, हमें नॉर्मल रीजन इग्नोर करना, ठीक है। सिंपल नुकसान देखिए, एक्सपेंस देखिए, प्लस करो, इनकम देखिए, माइनस करो। 2008 इसमें ऑलरेडी लॉस है 50,000 इंक्लूडिंग अबनॉर्मल पीस, माइनस कर। मैं बिंदा बना आंसर क्या है? 90,000। ये अपनी बारी का वेक्टर है, इसका ब्रैकेट लगा के नहीं लगाया? हाँ जी, लगाएंगे क्योंकि लॉस है। समझ मेरी बात? इस साल 50,000 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। इस साल 40,000 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हो गया था, मतलब वो फायदा नहीं हुआ होता तो लॉस 50,000 के लिए 90,000 का आता ना। सिंपल सी बात। अच्छा देखो, आज इसको कंफ्यूजन हो रही है, मैं कुछ में लॉस है ना, ये लॉस के लिए मतलब प्रॉफिट होता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व ऐसे करते हैं। अच्छा मैं सभी सुधार हो जाता है, अभी नेगेटिव है, साइन को बदल कर देगा, माइनस माइनस प्लस ही होता है, और साइन माइनस में ही आता है, ठीक है। और क्या बढ़िया आगे 2009 प्रॉफिट दिया हुआ 1,50,000 का, फिर बताएं क्या करें? 30,000 माइनस करें। 2010 मुझे बता क्या करें? माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस करेंगे। लॉस बाय फायर है, अब नॉर्मल एक्सपेंस है, माइनस ऑलरेडी हो चुका होगा, प्लस करना, रिवर्स करना है। 2009 में 30,000 माइनस 2 आया तो the saving era मतलब आपका नॉर्मल नहीं है, मशीन की सेल करना या हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिक्स्ड एसेट को बेचना हमारा मेन काम नहीं है। जब अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं उसमें ऑब्जेक्ट क्लोज नाम से मेंशन किया जाता है क्लॉज मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर, या आपने पढ़ा है बीएसटी के अंदर, उसमें हमें अपना ऑब्जेक्टिव लिखना होता है कि हम किस काम के लिए ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ उसी काम से जो अर्निंग होगी उसको ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे, उसके अलावा किसी रीजन से अर्निंग होती है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मशीनरी बिजनेस के यूज हो रही है, उसको बेचने का प्रॉफिट बिजनेस की इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। 2011 हाँ जी, उसको बताएं। एक लाख है माइनस, माना क्या करें 10,000 रुपये का माइनस, इसका आंसर बताएं कितना है सर का? हाँ जी, कितना? पॉजिटिव या नेगेटिव? अपनी बारी पर ढेरा करोगे, बताना कब नंबर आ रहा माइनस।
1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन मिल गया हमें, तो अब नॉर्मल इनकम में मेन काम नहीं कॉम्पनसेशन लेना, बस हो चुका होगा, माइनस कर दिया। इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट कमाना ये हमारा मेन काम नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम है, प्लस हो चुका होगा, माइनस कर दिया। 2012 में नहीं था, आगे क्या करना बस डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है, कंप्लीट कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। पेड लिखा है एक्सपेंस है ना, मार्क्स को प्लस करेंगे इसे, है ना, रखने वाली बात तो पेड है, एक्सपेंस है, मार्क्स को कैसे प्लस करें। ये शुड बी नेक्स्ट 2013 प्लस के माइनस डिस्कस करते हैं पेड का, डिस्कस करते हैं। 7 इयर्स का हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया है, इसके बाद क्या करने वाले हैं, एवरेज निकालना है। कुछ नाम पता है कि टोटल कितना आया, 5 को ऐड करके कितना होता है 6,30,000 80 डिवाइड करके कितना है, मुझे आंसर पता कैसे निकालें, क्या बोल निकला है क्या 19% into 2 नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं उससे मल्टीप्लाई नहीं होता, ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं उससे मल्टीप्लाई होता है। सारे आंसर बताएं, ये आंसर आया है 1,80,000। 2 मिनट का समय लगा, तो लास्ट के 2 ईयर है ये मुझे एक्सप्लेन करने हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या चीज़ है और लास्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम है वो क्या चीज़ है। उसके अलावा एक बार फटाफट से रीडिंग मारें पूरे क्वेश्चन की, पूरे सॉल्यूशन की, कोई डाउट है कंफ्यूजन है तो बताएं। कल सुबह 9 बजे टेस्ट ध्यान रखें, 12th क्लास का पहला टेस्ट है, पहला बैच जाना चाहिए। हर टॉपिक का एक क्वेश्चन है, 20 मार्क्स 40 मिनट्स। टेस्ट देने के बाद जो होमवर्क लिखा हुआ है इस टॉपिक का, इलस्ट्रेशन 1 से 7, एक्सरसाइज 1 से 10 ये करने हैं ट्यूसडे क्लास के पहले। इंश्योरेंस प्रीमियम बताएं इनका ना कि एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑपरेटिंग के नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सर पता कैसे लगता है ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है। पहली पहचान, हर साल हो रहा है तो ऑपरेटिंग, हर साल नहीं हो रहा तो नॉन ऑपरेटिंग। लॉस बाय फैक्ट हर साल आने लगती, चैरिटी हर साल नहीं दी जाती, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हर साल नहीं होती, एग्जांपल हो गया नॉन ऑपरेटिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है सर, बिल्कुल नॉर्मल एक्सपेंस है। बिजनेस में कर रहा हूँ तो हर एसेट का इंश्योरेंस करवाऊंगा ही करवाऊंगा, एक नॉर्मल एक्सपेंस है, तो बिजनेसमैन को बुरा होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना नॉर्मल एक्सपेंस है। इस बिजनेसमैन के अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, हर साल को 5,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है, तो नॉर्मल एक्सपेंस है। उसके P&L में डेबिट में लिखा हुआ है, प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ उस हिसाब से, बिल्कुल सही है, कुछ भी हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें पता लगा अकाउंट चेक करते टाइम एक पर्टिकुलर ईयर में उसने इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं कराया, जब मैं खरीद रहा हूँ मैं उसने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा ही नहीं इस साल, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस गायब।
तो अगर हम इसका बिजनेस खरीद लेते हैं तो हम तो इंश्योरेंस करवाएंगे यार एसेट का। तो ये अगर सही प्रॉफिट में तभी आएगा जब इसको मैं लिखूँ। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम भले से भरा नहीं है बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसको करना चाहिए था, हम कंसिडर करेंगे। अगर हम खरीद रहे किसी का बिजनेस तो कोई ऑपरेटिंग खर्चा उसने नहीं लिखा हो तो हम तो कैलकुलेट करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। लेकिन दोबारा पर क्या लिखा हुआ लास्ट लाइन में, ड्यू टू ओवरसाइट, अनदेखा कर दिया हमने, इंश्योरेंस प्रीमियम पे ही नहीं करा। हम इसको बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानते हुए इसको माइनस करेंगे। तो इकलौती ऐसी आइटम भी आई है जिसको शुरू में कंफ्यूज करने के लिए अभी तक ऊपर तक बच्चे आप रट चुके थे कि सर माइनस हो चुका होगा तो प्लस कर दो, एक्सपेंस दिखे तो प्लस करो, इनकम दिखे तो माइनस करो। ये रेंडम स्ट्रक्चर चल रहा होगा ऊपर से अब तक, लास्ट में आगे क्लियर हो गया। तो मैं क्वेश्चन को माइंड लगाते हुए 12th क्लास में आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि हम बैठ के चले जाएँ तो पास हो जाए। हमें कंसिडर करनी होगी कि आइटम क्या लिखा हुआ है, माइनस हो चुका है नहीं माइनस हो चुका। हमारे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 5000, क्या करोगे प्लस के माइनस इग्नोर कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि वेटिंग एक्सपेंस है वो तो माइनस होना ही चाहिए था। समझ आ रही है बात? तो ध्यान से पढ़ना है, लॉजिक समझना है। क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर हो गया पॉइंट? 2012 में लिखा है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन क्या होता है जी? वीआरएस स्कीम बोलते हैं इसको। जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकालती है अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती तो उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। जैसे कोविड के टाइम में बहुत हुआ कि कंपनी के पास काम ही नहीं है, सेलिंग में दुकान बंद है, एम्प्लॉय दुकान में मतलब फैक्ट्री में आ रहा है एम्प्लॉय काम करने के लिए, लेकिन काम कुछ है ही नहीं क्योंकि शॉप्स बंद है, सेलिंग नहीं हो रही। तो क्या करें ऐसे? एम्प्लॉय को निकालना पड़ेगा जॉब से, तब तक सैलरी देंगे उनको बैठे रहने। लेकिन ऐसे कैसे हम एम्प्लॉय को निकाल दें? सब लेबर लॉ बहुत सारे हैं इंडिया में, जितने भी लेबर लॉज हैं वो जितने भी लॉ बनेगा वो लेबर के फेवर में। जैसे चाइना मिलने की बात करें तो जितने भी लॉ हैं वो बिजनेसमैन के फेवर में, जितने भी रूल्स, जितने भी रेगुलेशन, जितने भी कॉम्पिटिशन, सारा जो रूल बना हुआ वो बिजनेसमैन के फेवर में। इसलिए हमारा बिजनेस बहुत ग्रो करता है। लोग ग्रो नहीं कर रहे, जो मजदूर टाइप है, जो वर्कर्स हैं वो अच्छा अर्न नहीं कर रहे, वो अच्छा ग्रो नहीं कर रहे, वो अच्छी लाइफ नहीं जी रहे, वो डबल 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, कभी बहुत कम कमा रहे हैं, वो खुद अर्न नहीं कर रहे। बिजनेसमैन बहुत अर्न कर रहा है, फैक्ट्री बहुत अर्न कर रहा है। इंडिया में जो लॉ है, जो रूल है वो लेबर के फेवर में। सिंपल से तो गवर्नमेंट का यहाँ पर जो मोटिव होता है वो वोट लेना होता है। तो बिजनेसमैन ज़्यादा कि वर्कर ज़्यादा? वर्कर ज़्यादा, तो वर्कर के फेवर में डालते हैं वो जो भी रूल डालते हैं ताकि वोटिंग ज़्यादा है। क्या तो वर्कर ज़्यादा होते हैं सर, वर्कर के फेवर में रूल बनाया हुआ है कि अपनी मर्जी से आप जॉब से नहीं निकाल सकते, भले प्राइवेट होगा। तो एक बड़ा जेन्युइन रीज़न देना पड़ेगा कि एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया, बड़ा रीज़न होना चाहिए वरना अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते। ये मैं कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में लिखा होता है कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप निकाल सकते तो बात अलग है, वरना नहीं निकाल सकते। तो ऐसे में कंपनी निकालना चाह रही है एम्प्लॉइज़ को तो क्या करें? तो कंपनी के मान लीजिए 1000 एम्प्लॉइज़ हैं तो हमें 200 एम्प्लॉइज़ निकालना चाह रहे हैं। कंपनी का डायरेक्टर आकर के अनाउंसमेंट करता है कंपनी चल रही है घाटे में, काम कुछ है नहीं, कंपनी बंद होने वाली कुछ टाइम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी 2 महीने की सैलरी हमसे ले जाओ फ्री फंड में और खुद आके एग्रीमेंट साइन कर दो कि अपनी मर्जी से जॉब छोड़ रहे हैं और आप हम पे कोई केस नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो ऐसे में कुछ वर्कर सोचते हैं कि यार कंपनी जब बात निकाल देंगे कंपनी से तो कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या पाएगा? अभी 2 महीने की सैलरी मिल रही है हमें फ्री फंड में, सर 2 महीने की सैलरी ले लेते हैं, 2 महीने में हम काम हम ढूंढ लेंगे कहीं और जॉब ढूंढ लेंगे। कुछ लोग चले जाते हैं पैसे लेकर के, उस पेमेंट को बोलते हैं वॉलंटरी, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लें, जॉब छोड़ के जाना। याद रहे रिटायरमेंट वर्ड का मतलब ये नहीं है कि 60 साल के हो गए और काम छोड़ना है। रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना, वो किसी भी एज में हो सकता है। ठीक है, मतलब मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मान लो 25 की एज में ज्वाइनिंग करी कहीं पर, तो 30 की एज में वो जॉब छोड़ रहा हूँ, उसको रिटायरमेंट कहा जाएगा। तो उसके बाद में कहीं और ज्वाइन करूँगी या नहीं करूँ उससे मैटर नहीं करता, यहाँ पर रिटायरमेंट कहा जाएगा। ठीक, वर्ल्ड रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन जब ये नॉर्मल एक्सपेंस हर साल नहीं होता तो मैंने सोच चुका आपका सब सकते मेरे कोई बात पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मूला मांगा हुआ है गुडविल का, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग पूछा हुआ है, इसलिए कुछ सालों का एवरेज निकालना है, ये हम पढ़ चुके हैं 24 पेज नंबर, इसलिए वाला आगे नहीं पढ़ना। थ्योरी डिफाइन गुडविल। Goodwill is the value of reputation enjoyed by the business which is reflected in high turnover and high profit. Turnover मतलब सेल्स, इसको नहीं बता रहा हूँ, टर्नओवर और सेल्स
ये दो वर्ड सिनोनिम्स, दोनों का सेम मीनिंग। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है गुडविल का मतलब हमारी सेल ज़्यादा है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, तो गुडविल की वजह से लिया। सेकेंड क्वेश्चन, गुडविल एसेट क्यों होती है? क्योंकि जितनी भी एसेट होती है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, उससे हम कमाते हैं, इसलिए गुडविल से भी कमाते हैं। इट हेल्प्स इन बिजनेस ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, गुडविल करंट एसेट है कि फिक्स्ड एसेट है? सर करंट एसेट वो जो 12 महीने के अंदर कैश बन जाएगी, फिक्स्ड एसेट वो जो 12 महीने के बाद कैश बनेगी। तो गुडविल जब बिजनेस बंद करेंगे या बेचेंगे तभी तो पैसा मिलेगा उसका, इसलिए 12 महीने के बाद की एसेट है, तो ये फिक्स्ड एसेट है। फोर्थ क्वेश्चन, नेचर कैसा है? इंटेंजिबल है, सब देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट मार्क कर लें इस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। गुडविल इज कंसिडर्ड एज एन इंटेंजिबल बट नॉट अ फिक्टिशियस। फिक्टिशियस वर्ड पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 2 में 11th क्लास में। एग्जांपल है इसका हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस किया आपने और इस साल राइट ऑफ नहीं करा, पूरा कैरी फॉरवर्ड करा है आने वाले ईयर में, इसलिए उसको फिक्टिशियस बुलाते हैं। फिक्टिशियस का मतलब एक ऐसी एसेट जो एक्चुअल में एसेट है नहीं, वो एक्सपेंस है। लिखा भी आंसर में इसका मीनिंग पड़ा है। कहता है फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। इससे क्या सीखा हमने कि सर फिक्टिशियस एसेट का मतलब एक वो एसेट जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0। फिक्टिशियस एसेट का मतलब एक ऐसी एसेट जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0। और आंसर में लिखा हुआ है कि फिक्टिशियस क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। मैं अपने गुडविल को बेचूंगा तो पैसा मिलेगा, उसमें कुछ तो वैल्यू है। क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी थी। क्वेश्चन में कहा था इंटेंजिबल क्यों है ये बताओ, क्वेश्चन में कहा था फिक्टिशियस क्यों नहीं है ये भी बताओ। दो क्वेश्चन पूछे थे, तो पहले आंसर दे दिया हमने फिक्टिशियस क्यों नहीं है। अब आंसर दे रहे हैं इंटेंजिबल क्यों है। क्योंकि इंटेंजिबल क्यों है? क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। 6th क्वेश्चन, कोई दो फीचर्स बता दीजिए गुडविल के। इंटेंजिबल है, दूसरा सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस। गुडविल एक ऐसी चीज़ है फिक्स नहीं रहती, बढ़ती घटती रहती। सब प्रॉफिट अच्छा हो गया गुडविल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बुरा हो गया गुडविल घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। AS नंबर 26 जो है ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स के लिए है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सभी के लिए बना हुआ है AS नंबर 26। AS नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है? गुडविल के लिए शो करने के लिए लिखा है गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट when it is purchased। समझने की क्या चीज है? एग्जाम्पल 500 करोड़, फ्लिपकार्ट ने इसको पेमेंट करी 500 करोड़, अब इसके पास 15 की गुडविल आ गई। इसके लिए ये जो गुडविल है 500 करोड़ की, ये परचेज गुडविल करेक्ट है बात, इसने परचेज करी पैसे देकर। ठीक, मिंत्रा ने जब कंपनी स्टार्ट हुई, कोई जानता नहीं था, नाम बिल्कुल नया नाम था, इसने कई साल मेहनत करी, एडवर्टाइजमेंट करा, सर्विस बेटर दी, अपनी गुडविल बनाई। इसके लिए जो गुडविल है इसको नाम देते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल के दो टाइप्स लगा हुआ है सर, सेल्फ जनरेटेड, उन्होंने खुद ही जनरेट करी है, खुद ही क्रिएट करी है। दूसरा परचेज, जो हमने किसी और ने गुडविल खरीदी। फिर हो गई बात। तो फ्लिपकार्ट कंपनी की जो गुडविल है इसकी कॉस्ट कितनी है? 500 करोड़। मिंत्रा जो कंपनी है उसकी गुडविल की कॉस्ट कितनी है? 0। सर हम एसेट को कौन सी वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट की मार्केट प्राइस। कॉस्ट का मतलब जब मैंने किसी को पैसे दिए हों, चीज़ खरीदी, मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ उसके, तो मेरे लिए कॉस्ट वही है, उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करूँगा। तो मिंत्रा ने गुडविल के कितने पैसे दिए? कोई पैसा नहीं दिया, तो अपने आप गुडविल बन गई। समझ आ रही है बात? तो खुद की बनाई हुई गुडविल की कॉस्ट 0 होती है, इस वजह से ये वाले गुडविल कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। इसकी कॉस्ट है, परचेज गुडविल की कॉस्ट है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने क्या लर्न करा, क्या सीखा सर? कि गुडविल दो टाइप की, सेल्फ जनरेटेड और परचेज। परचेज गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते,
और परचेज वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट ही नहीं होती और इसकी कॉस्ट होती। फिर से पढ़ना क्या लिखा है इस नंबर चैप्टर। गुडविल इज द शोन इन द बैलेंस शीट। ऐसा तो बैलेंस शीट में आएगा व्हेन इट इज परचेज्ड, जब परचेज की हो तभी, सब जनरेट हो तो नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, आज लेते हैं।